चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद राम मंदिर की पूरी व्यवस्था अब एक्टिव मोड में है। मंदिरों में चढ़ावे और चंदे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद ट्रस्ट ने ऐसे कड़े नियम लागू कर दिए हैं कि अब चढ़ावे के पैसे की हेराफेरी करना नामुमकिन हो जाएगा। खबर है कि पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा को राम मंदिर चोरी मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चंपत राय भले ही औपचारिक तौर पर हट गए हों, लेकिन मंदिर के खजाने की चाबी अभी भी उन्हीं के करीबियों के पास है और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच ऐसी सियासत छिड़ी है कि मामला सीडीआर की जांच तक पहुंच गया है। सबसे पहले बात करते हैं अनिल मिश्रा के बारे में। माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी कांड में अब सबसे बड़ी गाज पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर गिरने वाली है। एसआईटी जांच में उनके खिलाफ मिले ठोस सबूतों के आधार पर उन्हें सीधा आरोपी बनाने और सख्त लीगल एक्शन की तैयारी है। आखिर डॉक्टर अनिल मिश्रा पर शिकंजा क्यों कस रहा है? दरअसल मंदिर में पैसे गिनने के कड़े नियम अनिल मिश्रा ने ही ढीले करवाए। चेकिंग और बायोमेट्रिक हाजिरी बंद कराई, जिससे चोरों को कपड़ों जूतों में नोट छिपाने का मौका मिला। कैश गिनने वाले विभाग में ज्यादातर लोग उनकी सिफारिश पर रखे गए थे। एसआईटी इस बात का पता लगा रही है कि क्या नौकरियां लगवाने के बदले मोटा कमीशन लिया गया, क्योंकि उनके करीबियों की संपत्ति अचानक बहुत तेजी से बढ़ी है। अयोध्या पुलिस और एसआईटी की हुई अब तक की जांच पड़ताल और कई आरोपियों से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस को अनिल मिश्रा के खिलाफ कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा चंपत राय की तरफ से एसआईटी को लिखे गए पत्र में भी अनिल मिश्रा पर कई आरोप लगाए गए हैं। बैंक की एसओपी पर कई खामियों की बात कही गई है। सोर्सेस का कहना है कि इस पूरे मामले में बहुत जल्द कानूनी शिकंजा अनिल मिश्रा पर कसता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं उस नई व्यवस्था की जिसे लेकर ट्रस्ट ने पूरी कमर कस ली है। मंदिर प्रबंधन के लिए पहली बार एक सीओओ की नियुक्ति का फैसला हुआ है। बैंक खातों का संचालन अब अकेले नहीं बल्कि 3 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। पैसे गिनने वाले कर्मचारियों के लिए बिना पॉकेट वाली ड्रेस अनिवार्य कर दी गई है। अब टेबल कुर्सी के बजाय जमीन पर बैठकर खुले में नोटों की गिनती होगी, ताकि सब कुछ साफ दिखे। मोबाइल गैजेट्स ले जाने, आपस में बात करने या बार बार ब्रेक लेने पर पूरी तरह से रोक है। काउंटिंग रूम के अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स को खत्म करने के लिए 13 नए हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। दान पेटियों से लेकर पैसे गिनने की जगह तक कैश ले जाने के लिए एसआईएस और यूपी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। काउंटिंग हॉल में एंट्री से पहले कर्मचारियों की 2 टायर तलाशी ली जा रही है। वहीं नई व्यवस्था लागू होने के साथ एक नया संकट भी सामने आ गया है। लंबी शिफ्ट और वेतन नहीं बढ़ाए जाने से नाराज 23 गणना कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद अब बैंक के पास सिर्फ 13 गणना कर्मी बचे हैं, जिससे चढ़ावे की नियमित गिनती प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। जहां नई व्यवस्था का असर दिखने लगा है, वहीं एसआईटी जांच से लेकर ट्रस्ट के हर एक्शन पर विपक्ष हमलावर है, जबकि बीजेपी का कहना है कानून अपना काम कर रहा है। अखिलेश जी, संजय सिंह, केजरीवाल ये जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं उस जांच के लिए, तो जांच से जनता संतुष्ट है, हिंदू संगठन संतुष्ट है, जो हिंदू मानसिकता के जितने लोग हैं, सनातन धर्म वाले जो भी अनुयायी हैं, सारे लोग संतुष्ट हैं। अब अखिलेश जी को जो है सो बेचैनी हो गई है। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से जो है राम मंदिर के निर्माण की विरोधी रही। अब बात करते हैं उस बात पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चंपत राय के जाने के बाद कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है, लेकिन ट्रस्ट के बैंक खातों को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन के साथ 2 और लोगों को सौंपी गई है। पहले हैं चंदन राय और दूसरे हैं जगदीश आफले। ये दोनों ही चंपत राय के बेहद भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं। चंपत राय के 2 सबसे वफादार लोगों को बैंक खाते ऑपरेट करने की जिम्मेदारी देना एक तरह का चेक एंड बैलेंस माना जा रहा है, ताकि कोई भी एक व्यक्ति अकेले कोई बड़ा फैसला न ले सके। साथ ही जगदीश आफले और चंदन राय को मंदिर के निर्माण कार्य से लेकर पैसों के लेन देन का अनुभव है। इस संकट के समय मंदिर का काम न रुके, इसलिए अनुभवी चेहरों को यह कमान सौंपी गई है। वहीं चंपत राय की भूमिका को लेकर संत समाज 2 हिस्सों में बटा दिख रहा है।
माननीय चंपत राय जी से मिलने गया, त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। मैं कल जहां पर चढ़ावे की गिनती होती है उस स्थान को भी देखने के लिए गया और किस प्रकार का परिवर्तन अब हम लोगों ने किया है इसका भी मैंने वहां पर निरीक्षण किया और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना अब कभी भी घट नहीं पाएगी। सरकार ने वहां पर धर्माध्यक्षों को हटा करके अपने खास अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे बैठा दिया। ये सरकारी गुंडागर्दी है। जब 5 तारीख को 80 लाख रुपया बरामद हो चुका था तो 7 तारीख को आपके कैमरे के सामने आकर के यही चंपत राय है जिसने कहा कि हमारे यहाँ ऑडिट चल रहा है, चलता रहता है, रूटीन का काम है, यहाँ कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। तो जो इतना साफ झूठ देश की जनता के सामने बोल सकता है उसका बोलने का कोई मुंह है कि वो एसआईटी की जांच के बाद बोलेगा? क्या बोलेगा? झूठा कहीं का। छुपाओ अपना चेहरा जा करके कहीं। वहीं चढ़ावा चोरी पर सियासी पारा भी 7वें आसमान पर है। दरअसल इस सियासी घमासान की शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई जिसमें दावा किया गया कि चोरी के आरोपी और अखिलेश यादव के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसी पोस्ट के आधार पर अखिलेश पर सीधे सवाल उठा दिए। इस पर अखिलेश यादव बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने इन आरोपों को बकवास बताते हुए सबूत सामने लाने की चुनौती दी। इसके बाद अखिलेश ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष पर तो तुरंत एफआईआर हो जाती है लेकिन विपक्ष की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। अखिलेश ने कहा कि जिन जिन लोगों को कम चढ़ावा मिला है उन सभी के फोन का सीडीआर निकाला जाए। साथ ही उन्होंने एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली बनाम लखनऊ की आपसी लड़ाई बता डाला। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर बस राजनीति कर रहा है। सुन रहे वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था उनके सबके सीडीआर निकाले जाए और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। देखिए, अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये उनका विषय है। और अगर आप देखें तो इसके पहले चाहे चुनाव आयोग हो चाहे कोर्ट के ऊपर भी वो लोग कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। और राम जन्मभूमि का जहाँ तक सवाल है, हम सबको भी बहुत दुख है उस बात का। एक खेत का विषय है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, लेकिन आप इतना विश्वास रखें कि हमारी सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कड़ा से कड़ा स्टेप भी उठा रही है। और निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी दोषी चाहे कितना भी बड़ा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं विनय कुमार सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक वर्मा जी, मैं आपसे बात करूंगा। अखिलेश यादव एक के बाद एक लगातार आरोप लगा रहे हैं और उनको लगता है कि शायद चढ़ावा चोरी के मामले में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ये बैकफुट पर हैं, तो इसका लंबा राजनीतिक फायदा उनको 2027 के चुनाव में मिल सकता है। कैसे मुकाबला करेंगे आप इसका? यादव जी देख रहे हैं तो उन्हें देखना चाहिए, वो तो कई बार देख रहे हैं। मुझे लगता है कि लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप देखें तो 2014 के बाद जो भी इलेक्शन हुआ, चाहे वो संसदीय इलेक्शन हुआ, चाहे विधानसभा इलेक्शन हुआ, चाहे शहरी चुनाव था, चाहे गंवई इलेक्शन था, भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। और वो इसलिए जीतती रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी पर, महंत योगी आदित्यनाथ जी पर, नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री जी पर उत्तर प्रदेश की जनता का और भारत की जनता का भरोसा है। मुझे लगता है कि राम मंदिर के मसले में भी जिस तरीके की कार्रवाई की गई है और जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इस पे इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो वो लोग हैं जो कार सेवकों पर गोली चलाते थे, ये तो वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व से इनकार करते थे, ये तो वो लोग हैं जो राम मंदिर में गए ही नहीं दर्शन करने के लिए। आज इनको एक मौका मिला है तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना, संजय सिंह भी चले आए हैं, केजरीवाल भी चले आए हैं, अखिलेश यादव जी भी निकल करके आए हैं। इनके पास फुर्सत नहीं मिली थी पहले कि जाके राम मंदिर में जाकर के दर्शन करें। भव्य राम मंदिर किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से आसपास का इलाका बदला है, इस पर वो कभी चिंतन मनन करें और जाकर के देखें। लेकिन आज
सब एक तरफ से सोशल मीडिया में कितने तरीके की बातें चल रही है सोशल मीडिया में। आपने तो देखा होगा दीपक जी कि लगातार कभी कह रहे हैं कि ये रामचरितमानस चोरी हो गया, सोने का रामचरितमानस चोरी हो गया, कभी कह रहे हैं कोई कुछ लोगों ने दान दिया था, कुछ भक्तों ने दान दिया था, वो चोरी हो गया। तो कुल मिला के राम मंदिर को, अयोध्या को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। लेकिन सीधी सी एक बात है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप ट्रस्ट पे नहीं है। ट्रस्ट को जब पहली बार लगा कि वहां चोरी हो रही है तो उसने सरकार से गुजारिश की, सरकार ने फौरन एसआईटी की का गठन किया और जो लोग शुरुआती दौर में दोषी पाए गए उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ आज भी चल रही है, उनके आसपास किस तरीके से क्या कुछ किया गया था, कौन कौन लोग शामिल किए गए थे, खाता सीज करने की भी बात हो रही है, पूरा सिराजा समझा जा रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग और भी अगर इस पे दोषी होंगे, निकल करके आएंगे तो वो भी गिरफ्तार होंगे, उनमें वो बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार इसी बात में उसकी पहचान है, योगी आदित्यनाथ जी की इसी बात की पहचान है कि वो किसी को बख्शते नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी भी दोषी निकले, अभी तो ये बात भी निकल करके सामने आ रही है कि उनकी भी पर्दे के पीछे से कहीं साजिश हो सकती है। कुछ लोग उनको फोन कर रहे थे, वो लगातार संपर्क में थे, बहुत सारी चीजें उनको पता चल जा रही थी, हमको नहीं पता चली, एसआईटी को नहीं पता चली, उनको पता चल गई। तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ है, पर्देदारी है, जैसे पर्दा है जिसके आगे। तो मुझे लगता है कि पर्दा हटने दीजिए, सब कुछ निकल के आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेटवर्क इशू है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा मामला अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर है। ये पूरा मामला है क्या, चंदा चोरी कैसे हुई, क्योंकि वहां पर जो दान पत्रों के अंदर लोग चढ़ावा देते थे, दान देते थे, भगवान के नाम पर उसे मंदिर को अर्पित करते थे, भगवान को अर्पित करते थे, इसको गिनने के लिए काउंटिंग रूम में ले जाया जाता था। वहां पर जो गणना कर्मी थे वो सामूहिक रूप से मिलकर, उनमें आपस में कई लोग मिले हुए थे। 8 लोगों की इस मसले पर अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक सेवानिवृत्त बैंक का कर्मचारी है जो इस गणना का सुपरवाइजर था। इसके अलावा 7 गणना कर्मी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा उन्हीं 7 लोगों में एक शख्स टिन्नू यादव है, जिसे चंपत राय का ड्राइवर बताया जाता है, जिसके पास इस पूरे रूम की चाबी थी। इन तमाम लोगों से लगभग 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे इस चोरी की जानकारी 5 तारीख को ट्रस्ट के सामने पुख्ता हो गई थी। कुछ पैसे भी पुलिस की मदद से बरामद कर लिए गए थे, हालांकि कोई एफआईआर नहीं करी गई। फिर ट्रस्ट ने जो है किस तारीख को सरकार को लिखा ये पता नहीं। लगभग अब हफ्ते भर बाद सरकार ने एसआईटी जांच बनाने की कोशिश की। कुछ आरोप ऐसे लगे कि ट्रस्ट ने अपने ही स्तर पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, ये सोचकर कि बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले 7 तारीख को अखिलेश यादव ने इसकी सार्वजनिक सूचना दे दी। इसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का एक बयान एक्स पर आया, ट्विटर पर आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई भी जानकारी ऑडिट में नहीं मिली है, कोई उल्लेखनीय जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन मामला बढ़ता गया, एक के बाद एक कई चीज़ें सामने आती गई, और जब एक के बाद एक कई चीज़ें सामने आती गई तो उसके बाद ट्रस्ट ने जो है एसआईटी बनाने के लिए राज्य सरकार को लिखा। एसआईटी ने 3 सदस्यीय एसआईटी ने तुरंत अपनी जांच शुरू की, और उसके बाद प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें बैंक की तरफ से सेवानिवृत्त कर्मचारी सुभाष भी शामिल थे और बाकी 7 गणना कर्मी शामिल थे। एफआईआर के तुरंत बाद महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हुआ। डॉक्टर अनिल मिश्रा जो कि प्रबंधन संभालते थे, गणना जो पूरा का पूरा एमओयू साइन हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रस्ट के बीच, इसको साइन डॉक्टर अनिल मिश्रा ने किया था। उसके बाद ट्रस्ट की बैठक होती है, दोनों इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं, चंपत राय को क्लीन चिट दी जाती है। लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा के बारे में सब लोग बड़े नाराज होते हैं। उसके बाद चंपत राय जी का एक एसआईटी को लिखा हुआ हस्ताक्षरित बयान सामने आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जो एमओयू हुआ था एसबीआई और मंदिर ट्रस्ट के बीच, उसकी जानकारी चंपत राय जी को नहीं दी थी।
पहले के एमओयू पर चंपत राय जी के हस्ताक्षर थे, लेकिन जो नया एमओयू बना था 2025 में 2026 की गणना के लिए, उसमें चंपत राय जी के हस्ताक्षर नहीं थे। चंपत राय जी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर उनसे जानकारी छिपाई। ये भी आरोप डॉक्टर अनिल मिश्रा पर लगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ चंपत राय ने कहा कि इस पूरे मसले पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के जो रवैया रहा है उस पर उन्हें संदेह है। स्वाभाविक तौर पर ये लिखित बयान एसआईटी को दिया गया है। डॉक्टर अनिल मिश्रा कौन है? डॉक्टर अनिल मिश्रा वही शख्स हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यजमान के तौर पर पूरे के पूरे जो संस्कार होते हैं, जो एक प्राण प्रतिष्ठा के वक्त करने चाहिए, जो पूजा होनी चाहिए अपने पत्नी के साथ, इन तमाम पूजा और विधि विधान के अंदर वो शामिल हुए थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अब डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। तो ये जो तमाम बातें हैं ये अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस मसले पर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और साथ ही साथ यूपी सरकार पर हमलावर हैं। और अखिलेश यादव के हमलों का भारतीय जनता पार्टी भी भरपूर तौर पर जवाब दे रही है, उन्हें रामद्रोही बता रही है। रामगोपाल यादव का 1992 का वो बयान भी सामने आया है, जिस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो है मंदिर के आसपास पहुंच भी नहीं सकता। आपको याद है 1990 में वहां पर कार सेवा के दौरान फायरिंग हुई थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को कांग्रेस, जो बीजेपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो सुप्रीम कोर्ट को लिख के देने के बावजूद बाबरी ढांचा जो है वो ढा दिया गया था। उसके बाद बीजेपी की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे, तब रामगोपाल यादव ने बड़ा जोर देकर कहा था कि हमारी जब सरकार थी, मुलायम सिंह के कार्यकाल के दौरान कोई आदमी उस ढांचे के आसपास फटक भी नहीं पाया था। बीजेपी बार बार कह रही है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, उनको मंदिर के बारे में किसी भी तरह का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो रामद्रोही हैं। आज तक उन्होंने अयोध्या में जाकर दर्शन नहीं किए। जाहिर सी बात है, कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में इन चुनावों के दौरान राजनीति जो है वो लगी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में इन चुनाव के दौरान मैं आपको बता दूं कि आरोप और प्रत्यारोप भी लगातार लगते रहेंगे।